हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के आखिरी टॉपिक के, जो कि हमने कल्पना निर्माण थर्ड में पढ़े थे। उन सब में सबसे लास्ट टॉपिक आता है लेप कल्पना, जो कि उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि लेप में इसे हम नॉर्मल अपनी पर्टिकुलर जो हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लेप कल्पना की व्युत्पत्ति, परिभाषा और परिचय। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी आम भाषा में लेप किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो हम कुछ देर के लिए लगाते हैं और उसके बाद हम उसे वॉश कर लेते हैं, सो दैट इज़ लेप। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आर्द्रम पिष्टम तु भेषजम लेप उच्यते। इसका क्या मतलब है? अर्थात आर्द्र यानी गीला अथवा शुष्क द्रव्य को जल, स्वरस, क्वाथ, दुग्ध, घृत, तेल या अन्य किसी द्रव माध्यम के साथ मिलाकर शिला पर पीसकर जो कल्कवत पेस्ट लाइक गाढ़ा स्वरूप तैयार किया जाता है, उसे लेप कहते हैं। राइट। ये बाह्य परिमार्जन चिकित्सा के अंतर्गत सर्व प्रमुख भेषज है। ठीक है। सो मतलब जो अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा लेप का यूज़ किया जाता है, लेकिन सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में लेप को आलेप नाम से भी संबोधित किया गया है, यानी लेप का एक पर्याय आलेप है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। और इसे सभी बाह्य चिकित्सा में आशु फलदायी, आशु मीन्स जल्दी, शीघ्र प्रभावकारी माना गया है। लेप के भेद क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ठीक है। लेप के भेद क्या होते हैं? तो दोषघ्न लेप, विषघन, विषघ्न लेप और वर्ण्य लेप। दोषघ्न लेप क्या होता है? ये लेप त्वचा और शरीर के स्थानीय दोष यानी वात, पित्त और कफ, नाम से ही पता चल रहा है कि दोषों को कम करता है। कौन से दोष हमारी बॉडी में होते हैं? वात, पित्त और कफ, क्योंकि इसका एप्लीकेशन लोकल होता है। तो ये लेप त्वचा और शरीर के स्थानीय दोष जैसे वात, पित्त, कफ को शमन करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ वातज शूल में उष्ण वीर्य द्रव्य का लेप, क्योंकि वात क्या है? शीत है, और उसकी वजह से अगर शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उष्ण वीर्य वाले द्रव्य का लेप करेंगे, क्योंकि अपोजिट है तो उससे शूल का शमन हो जाएगा, वात का शमन हो जाएगा। इसकी मोटाई सामान्यतः 1/4 होती है। बस यही पॉइंट याद इसमें रखना है कि कितनी होती है? 1/4 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे से 4 ही लाइन खींचे गए हैं। ठीक है। 1/4 होता है। विषघ्न लेप यानी नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्थावर या फिर जांगम विष के दंश स्थान पर उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए इस लेप का प्रयोग किया जाता है। देखो, विष 2 ही प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्थावर विष एंड जांगम विष। अब विषघ्न लेप है तो विष के लिए यूज़ किया जाता है। तो यह त्वचागत विष का शोषण कर यानी उसका एब्सॉर्ब करता है विष को, और दाह और शोथ को शांत करता है। इसकी मोटाई 1/3 होती है। 1, 2, 3। ठीक है, 1/3 होती है। वर्ण्य लेप की बात करते हैं। वर्ण का मतलब क्या है? जो त्वचा की कांति, प्रभाव, वर्ण को निखारे। ठीक है, कांति, वर्ण को उत्तम करे, नीलिका, व्यंग और जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनको भी दूर करे, एक्ने को दूर करने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, यानी जो हमारा सौंदर्य है, ठीक है, जो हमारा ग्लो है, जो हमारा ब्राइटनेस है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए तो इसका यूज़ किया जाता है। इसकी मोटाई सामान्यतः कितनी होती है? ये चीज़ याद रखेंगे, 1/2। ठीक है। अब इसके निर्माण की सामान्य विधि क्या है? सबसे पहले पूर्व कर्म की बात करते हैं। तो द्रव्य का चयन कर लो कि कौन सा वो द्रव्य है कि जिसका आपको पेस्ट बनाना है, कि वो शुष्क है या आर्द्र है। ठीक है। यदि शुष्क द्रव्य है तो उन्हें स्वच्छ कर उसका चूर्ण कर लिया जाता है और फिर उसमें पानी मिला दिया जाता है। द्रव माध्यम का चयन। अब लेप को घोलने या पीसने के लिए जल, दुग्ध, कांची, गोमूत्र, स्वरस, घृत, तेल, किसी भी चीज़ की जो भी आपके आवश्यकता के अनुसार या जिसकी दोष के लिए या जिस भी उद्देश्य के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो उसके अनुसार। यंत्र सज्जता यानी खल्व यंत्र अथवा स्वच्छ शिला, देखो या तो खल यंत्र में यूज़ करो उसे ग्राइंड करने के लिए, या फिर शिला देखो मोस्टली जो हम सिल पत्थर जैसे बोलते हैं आम भाषा में, उसे हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो आर्द्र, ठीक है,
जिसमें पानी होता है, और जो शुष्क है उन्हें मोस्टली हम खल्व यंत्र में उनका चूर्ण बनाते हैं। प्रधान कर्म की बात करें तो यदि ताज़ी जड़ी बूटी हो तो उन्हें सीधे शिला पर, ठीक है, शिला पर थोड़ा जल्दी, ठीक है, ये हो गया। यदि शुष्क हो तो पहले उसे खल्व यंत्र में डालकर, जो मैंने आपको बताया वही सारी बातें इन्होंने प्रधान कर्म में कही। पश्चात कर्म की बात क्या करते हैं कि तैयार लेप को खल्व यंत्र से निकालकर सुरक्षित कांच या चीनी की मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। यदि इसे तात्कालिक प्रयोग करना हो तो रोगी के प्रभावित अंग पर लगाया जाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य यदि इसका व्यवस्थित रूप से भंडारित करना हो तो प्रिजर्वेटिव, बस ये बता रहे हैं कि अगर हाथों हाथ यूज़ करना है तो वहाँ से निकाल के लगा दो, लेकिन अगर आपको इसे रखना है कुछ टाइम के लिए तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाकर ट्यूब में या जार में पैक किया जाता है। इजी है। तापमान का महत्व क्या होता है? निर्माण काल में तापमान लेप के द्रव्य को पीसते समय अत्यधिक घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसके वोलेटाइल ऑयल्स और थर्मोलेबल यानी कि जो हीट से नष्ट हो जाते हैं वो सारे घटक नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मर्दन मंद गति से करना चाहिए। प्रयोग काल में तापमान क्या है कि शीत लेप, उष्ण लेप, ये दो तरह से हो सकते हैं। शीत लेप हम कब यूज़ करेंगे? पित्त दोष, रक्त दोष, दह में तथा पाक अवस्था से रहित शोथ में लेप को शीतल अवस्था में ही लगाया जाता है। यानी शीतल लेप हम शीत लेप कब लगाते हैं? पित्त दोष, रक्त दोष, दह में। उष्ण लेप वात और कफ जन्य रोगों में, जकड़न में, शूल में, अपाक शोथ को बैठने पकाने के लिए, ठीक है। इतना याद कर लेंगे कि शीत का किस में यूज़ होता है। अति उष्णता का निषेध, लेप को कभी भी अत्यधिक गर्म करके त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा त्वचा झुलस सकती है। और ऑल्दो ये भी आपको बताया गया था कि उसके वोलेटाइल ऑयल्स नष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए भी ज़्यादा गर्म उसे नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लेप प्रयोग में सावधानी, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। रात्रि में लेप का निषेध, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं इस पे लिख देती हूँ। कि रात्रि में लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय त्वचा के क्यों नहीं करना चाहिए वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। रोम को पोष संकुचित हो जाते हैं और जो शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। यदि रात्रि में आपने लेप लगाया तो ऊष्मा अवरुद्ध होने से पीड़िका, खुजली और त्वचा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। उपवाद इसमें क्या है? वो क्या एक्सेप्शंस है कि इसका उपवाद क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या है? सद्यो व्रण, आपको एकदम ही चोट लगी है, विष विकार है, तो आपको ज़रूरी है कि आप लेप करो। और बहुत ही ज़्यादा आपको अगर दर्द है जो काबिल बर्दाश्त नहीं है तो आप उसमें रात्रि में लेप लगा सकते हो। शुष्क लेप का परित्याग, वेरी इंपॉर्टेंट। लेप जब त्वचा पर सूख जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। सूखा हुआ लेप त्वचा की नमी को सोख लेता है, रोमकूपों को बंद करता है और स्थानीय ऊष्मा बढ़ाकर कंडू व त्वचा में खिंचाव पैदा करता है। हम बहुत सारे मास्क ऐसा करते हैं कि उन्हें पहले सूखने देते हैं, फिर हम उन्हें वॉश करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आपको लगे कि लेप अब थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हो गया तो एकदम उसे धो लेना चाहिए। पुनः लेपन का निषेध, आपने एक बार लेप लगाया और उस सूखने पर उसी के ऊपर दोबारा लेप नहीं लगाना चाहिए। पुराने लेप को पूरी तरह धोकर साफ करने के बाद ही नया लेप लगाना चाहिए। पुराना लेप बैक्टीरिया की वृद्धि का केंद्र बन सकता है, ठीक है। मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ। चलो, फोर्थ, मोटाई का ध्यान रखना है, जिसमें एक तो हमें बताया गया है कि सबके अनुसार कितनी कितनी मोटाई होनी चाहिए और लेप को ना अत्यंत पतला होना चाहिए ना ही अधिक मोटाई यानी गाढ़ा और ना पतला। भैंसज रत्नावली के अनुसार इसकी मोटाई एक भैंस की खाल के मोटाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। रोमों के विपरीत दिशा में लेपन, लेप हमेशा बालों की विपरीत दिशा में लगाना चाहिए ताकि औषधीय तत्व रोमकूपों में और स्वेदवाहिनी प्रणालियों में के माध्यम से त्वचा के भीतर गहराई तक अवशोषित हो सके, ठीक है। तो हमेशा
अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। सिद्धि लक्षण क्या होते हैं? चिकनापन, अंगुलियों के बीच रगड़ने पर लेप में कोई दरदरापन या बालू जैसा कण का अनुभव नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी किसी में शेयर किया था कि मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ, तो जब मैं उन्हें अपने हाथों के बीच रब करती हूँ तो मुझे कोई ऐसा खुरदुरापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। इतना स्मूथली वो रब होता है अपने हाथों पर, और फेस पर रब करने में भी मज़ा आता है, ठीक है। बट इट इज़ ओनली फॉर ऑयली स्किन। तो वो चिकनापन इसमें होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए कि द्रव और चूर्ण के अंश अलग अलग नहीं दिखे। पता चला पानी इधर एक साइड हो रहा है और चूर्ण इधर नहीं, उसे अच्छे से होमोजीनियस मिक्सचर बनाना चाहिए। गंध और वर्ण, जो भी आपने उसमें, एक तो जो भी दवाई उसमें डाली है, पॉइंट आता है गंध और वर्ण। योग में प्रयुक्त औषधि की एक प्राकृत गंध और वर्ण है, वो उसमें होनी चाहिए। अगर वो गंध विकृत है यानी दुर्गंध उसमें आ रही है तो उसे यूज नहीं करना चाहिए। 10 वाला 10 का है ना। इसके बाद हम इसे मॉडर्न से रिलेट करते हैं तो पीएच की वैल्यू, विस्कोसिटी, उसका पार्टिकल साइज, माइक्रोबियल लोड और उसका स्किन इरिटेशन टेस्ट, ये सब आप मॉडर्न का है, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके विशिष्ट उदाहरण की, जो कि इसमें याद करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अवलगुज आदि लेप। मुख्य घटक इसमें क्या है? अवलगुज, जो कि है बाकुची बीज, जो कि बाकुची का पर्याय है। बाकुची सोरेलिया कॉरिलीफोलिया, जिसे हम द्रव्य गुण में भी पढ़ते हैं कि वो स्किन के डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। और हरिताल, इसका भावना द्रव्य कौन है? गोमूत्र है। बाकी निर्माण विधि सब में सेम है। ये लेप किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये हम द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी है शिवित्र में, यानी विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा में इसका यूज़ किया जाता है। बाकुची का नाम ही सोरेलिया कॉरिलीफोलिया है, तो इसमें पाया जाने वाला सोरेलिन, तो इससे क्या होता है? तो ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। सेकंड आता है उदाहरण केशवर्धक लेप। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि केश का वर्धन करने वाला लेप। तो केशवर्धक, जो कि हम आयुर्वेद में, और आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारे तेल इसी नाम से बिकते हैं कि भृंगराज तेल, ठीक है। तो इसमें सबसे जो घटक द्रव्य है वो है भृंगराज, एक्लिप्टा एल्बा। आमलकी, जो कि बालों के लिए अच्छा है, यष्टि मधु, और जबा पुष्प, जो कि बालों को ब्लैक कलर देता है, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, और तिल के काले बीज। इसमें द्रव माध्यम क्या है? नारिकेल जल, दुग्ध अथवा भृंगराज स्वरस। नेक्स्ट, निर्माण विधि सबकी सेम होगी और इसका यूज़ खालित्य में होता है, ठीक है। खालित्य में, पालित्य में और दारुणक यानी डैंड्रफ में होता है। और ये केश की जड़ यानी हेयर फॉलिकल्स को पोषण प्रदान करता है और कफ पित्त शामक है। महत्व और औषधीय प्रभावशीलता क्या है? त्वरित अवशोषण, रैपिड लोकलाइज एक्शन होता है। और ये हमने द्रव्य गुण में जब हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं ड्रग डोजेज फॉर्म्स में, हाँ मैंने बताया था कि उसमें टॉपिकल जो है वो लोकल को ही हील करता है, तो इसी वजह से उसका जो एक्शन है तो वो जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोकली एक्ट कर रहा है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी छोड़ देगा, तो इसलिए उसका टाइम ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। शोधन एवं रोपण करेगा, शोधन एवं वेदना स्थापन है, ठीक है। काय चिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग के साथ समन्वय, तो ये एक बार आप इसे देख लेंगे कि ये क्या है, लेकिन ये तो हमारा 3rd ईयर का सिलेबस है। पैकेजिंग टेक्निक्स क्या है इसकी वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि लेप अगर बनाते हो तो उसका एकदम ही यूज़ करना चाहिए शास्त्र के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको उसे बाद में यूज़ करना है तो उसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़ेंगे, ठीक है। और व्यावसायिक शुष्क लेप, औषध को सुखाकर महीन चूर्ण के रूप में पैक किया जाता है, इसीलिए इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जार अथवा लैमिनेटेड एल्यूमिनियम पाउचेस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
सेव्य अवधि, शेल्फ लाइफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि लेप को जितना जल्दी यूज़ किया जाए उतना ही ज़्यादा बेटर है, तो फ्रेश यूज़ करना चाहिए। लेप का चूर्ण 2 वर्ष तक होना चाहिए, और आधुनिक लेप यानी जो हम ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स पड़ते हैं उनका 3 साल तक की अवधि है। यहाँ पर हमारा फिनिश होता है कल्पना निर्माण 3 वाला चैप्टर, जो कि जिसमें हमने 6 की 6 कल्पनाएं पढ़ ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।